लिन शेन के पास तब हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। वो अपनी माँ को देखने आया था। अचानक से उसे शाओमेई का ख्याल आता है, पर उसने अपना फ़ोन भी खो दिया था। वहाँ शाओमेई के पास कंपनी का मैसेज आता है, तो वो लिन शेन के ऊपर गुस्सा होके फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। लिन शेन भी उसके स्विच ऑफ करने के बाद कॉल करने जाता है और स्विच ऑफ पाता है। शाओमेई गुस्से से मूवी की टिकट्स फाड़ देती है। लिन शेन ने नर्स से वो फ़ोन लिया था। बाकी का तो तुम्हें पता ही है, शाओमेई का खेलना और फिर फैंग का आना। शाओमेई तो उसे देख के ऑलरेडी हैरान थी, ऊपर से फैंग उसे लेके मूवी देखने जाने लगता है। पर बीच में फिर से लिन शेन आ जाता है। हे भगवान, एक इंसान कितना बर्दाश्त करता। वो बात अलग है कि फैंग विलेन था, पर विलेन का भी तो एक इज्जत होती है ना, पर इसका तो कोई इज्जत ही नहीं थी। हर बार लिन शेन आता है और शाओबेई को काम के बहाने अपने साथ ले जाता है। शाओबेई को इस तरह से फैंग को छोड़ जाने पे अच्छा नहीं लग रहा था, पर लिन शेन उसकी बात नहीं सुनता। शाओबेई को अपना गेम भी कंप्लीट करनी थी, पर लिन शेन वो भी बाद में खेलने को बोलता है। और अगले दिन ही शाओबेई जो गेम खेल रही थी वैसा ही बॉल से भरा हुआ बॉक्स सब ऑफिस में देखते हैं, पर किसी को नहीं पता था कि वो चीज़ किसने रखा था वहाँ। और जिस कॉइन से बॉल निकाला जा सकता था वो भी किसी के पास नहीं थे। शाओबेई को ये वाला स्टिकर कुछ जाना पहचाना सा लगता है। सुबह उसके टेबल पे उसने इसी मार्क का एक कॉइन देखा था। वो जल्दी से जाके अपने टेबल के लॉकर में से वो कॉइन निकाल के देखती है। ऐसे में केले उसे फ़ोन करके उसके लिए एक ड्रेस चूज़ करने को बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं केले भी उसी रेस्टोरेंट में आया होता है जहां यान डेट पे आई थी। उसे देख के केले चुपके से उनकी बातें सुनने लगता है। इस बंदे को शादी की बहुत जल्दी थी। वो यान को 6 महीने बाद शादी करना चाहता है। उसने तो बच्चे का प्लान भी करके रखा था। यान को उसकी बातें बार बार हैरान कर रही थी। मतलब इतनी जल्दी कौन सोचता है भाई। पहले पहले दिन डेट पे आके भला कौन ऐसा फैमिली प्लानिंग लेके बैठता है। उस बंदे की बात से वो ऑलरेडी इरिटेट होने लगी थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या कहना चाहिए। तब केले उसका बैकअप बन के आता है और उसकी तरफ से वो बोलने लगता है। उसे देख के यान फिर से हैरान होने लगती है। बंदा जब गुस्सा होके पूछता है आखिर वो है कौन उसे समझाने वाला और यान के साथ उसका क्या रिश्ता है, तब यान ही केले का हाथ पकड़ के कहती है अभी से वो उसका बॉयफ्रेंड है। वो बंदा तो गुस्सा होके चला जाता है, पर केले को बहुत हंसी आने लगती है और वो शर्माने भी लगता है। घर छोड़ते वक्त केले उससे पूछता है क्या उसने जो कहा वो सच था, उसने दिल से कहा था। यान पूछती है क्या कहा था उसने। सिंपली वो बात को इग्नोर कर जाती है। केले भी बात नहीं बढ़ा था, पर उसका कोट यान के पास ही रह गया था। रास्ते में उसे ख्याल आता है कि उसके पास कोट नहीं है और कोट में उसने एक नोट रखा था अपने बैकअप के लिए, अगर उसे कोई पॉइंट याद ना रहती तो वो उसे एक बार देख लेता। इसीलिए वो जल्दी से कोट वापस लेने आता है, पर जिस बात का डर था वही होता है। यान ऑलरेडी उसका नोट पढ़ चुकी थी। केले एडमिट करता है कि उसने उसके साथ ट्रिक किया था। यान को उन लोगों से नफरत थी जो उसके साथ ट्रिक करते थे। केले उसे अपनी दिल की बात बता देता है और बहुत सीरियस होकर बताता है। वो उसे पाने के लिए कोई और रास्ता अपनाने की बात करता है। तब यान कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। केले को तब ऐसा लगता है जैसे उसने कोई जंग जीत लिया हो। अगले दिन यान को खुश मिजाज देख के शाओबेई उससे पूछने आती है। तब वो कहती है उसने अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। शाओबेई तब जल्दी से केले को फ़ोन लगाती है। वो उसके प्रॉब्लम की बात करती है, उसके लिए परेशान होने लगती है और केले निश्चिंत लग रहा होता है। फिर एंड में वो बताता है कि यान का बॉयफ्रेंड वही है। तब शाओबेई वाज लाइक उसके दोस्त को भी अपना प्यार मिल गया पर उसको अभी तक नहीं। आखिर उसके और लिन शेन के बीच इतनी भी क्या डिफ़िकल्टीज़ है। वो केले से जलना नहीं चाहती थी, उसके लिए खुश होना चाहती थी, पर फिर भी उसे बहुत जलन होने लगती है। फिर उसकी नज़र उस गेमिंग बॉक्स पे पड़ती है। कल से वो कॉइन उसने अपने पास ही रखा था, तो वो एक बार ट्राई करने जाती है और सच में उसमें से एक बॉल निकल आता है। उसके अंदर उसे एक नोट मिलती है जिसमें लिखा होता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। तभी लिन शेन भी आ जाता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। शाओबेई बार बार उससे पूछने लगती है इसका मतलब क्या है, पर लिन शेन बस हंसते जाता है। फिर शाओबेई जब नाराज़ हो जाती है तब वो उसे खींच के अपने पास ला के किस करता है।
ऐसे में यान आके एकदम सीरियस होके लिनशन का काम बता के उन्हें फिर से कंटिन्यू करने को बोल जाती है। फिर तो दोनों को ही बहुत हंसी आने लगती है। लिनशन फिर से उसके करीब जा रहा था और शाओबेई रोक रही थी, पर वो तो उसके सिंगल वाली उंगली से अंगूठी निकाल के अपने पॉकेट में से एंगेजमेंट वाला रिंग निकाल के पहना देता है और ख़ुद भी एक पहन लेता है। फिर तो दोनों में खुशी पकड़ के रखा नहीं जा रहा था। फिर शुरू होती है रोमांस। इतने टाइम से दोनों रोक के रखे थे अपने अंदर, अब तो उन्हें बाहर आना ही था। वह फैंग को उसका खबरी उन दोनों के रिश्ते के बारे में खबर देता है। अगले दिन लिनशन ने बुके मंगवाया था जिसे देख के शाओबेई अंदर से शर्मा रही थी। वो तब से उस बुके का आने का इंतज़ार कर रही थी, पर ना आते देख वो खुद ही लिनशन के पास चली आती है। बुके देख के वो खुश होती है। वो लिनशन के मुंह से बात निकालने की कोशिश करती है, बहुत रोमांटिक होने की कोशिश करती है, पर लिनशन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सब मतलब पूरी बात को, सिचुएशन को कैजुअली ले रहा था। फिर तो शाओबेई का नाराज़ होना जायज़ था। उसने अभी अभी गर्लफ्रेंड वाली हरकत की थी, पर नाराज़ होने की वजह से अभी उसको ऑफिस रोमांस नहीं करनी थी। बाद में वो लिनशन का पीछा करते हुए हॉस्पिटल आ जाती है। लिनशन उसे देख लिया था तो वो उसे अंदर ले आता है। सच जानने के बाद शाओबेई को बहुत बुरा फील हो रहा था। वो तो रो पड़ती है। बाद में ऑफिस के सामने आके शाओबेई पहले अंदर जाना चाहती है कि ऑफिस रोमांस उनके वहाँ सही मानी नहीं जाती। अंदर जाने से पहले लिनशन उससे थोड़ा प्यार कर लेता है। फिर उसके थोड़ी देर बाद वो अंदर जाता है। शाओबेई लिनशन के केबिन में ही थी। उसके आते ही वो उसके गोद में चढ़ जाती है, पर ये जालिम दुनिया वाले उन्हें रोमांस नहीं करने देना चाहते थे। शाओनिंग के आते ही शाओबेई शर्म के मारे लिनशन के पीछे ही रहती है और शाओनिंग दोनों की टांग खींचने लगता है। शाओनिंग यान लू को ठीक करने के लिए उसके कुछ विशिंग पॉइंट को नोट किया था। मतलब यान लू जिन जिन चीज़ों को करना चाहती थी पर अपनी पेरेंट्स की वजह से नहीं कर पाई थी, वो सब कुछ शाओनिंग उसे देना चाहता था। इसमें उसको शाओबेई की मदद चाहिए थी। शाओबेई जब उसकी टांग खींचने लगती है तब शाओनिंग उनके सीक्रेट बताने का धमकी देता है। अगले दिन तीनों कपल्स मिट्टी की चीज़ें बनाने आते हैं। यानलू बहुत खुश थी। उसकी बचपन की ख्वाहिश शाओनिंग चुपके से पूरी कर रहा था। इस तरफ ये दोनों एंजॉय कर रहे थे और इन दोनों का तो कुछ बन ही नहीं रहा था। ये दोनों तो बस अपने में ही खोए थे। शाओबेई अपना वाला आग में नहीं देना चाहती थी, पर लिनशन को उसका बना हुआ कप अपने पास रखना था और उनके वहाँ किसी का कप अपने पास रखने का मतलब वो उसके साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहता है होता था। इस वाली राइड पे चढ़ना भी यानलू का सपना था। यहाँ ये दोनों मज़े कर रहे थे और वहाँ ये दो इस पे चढ़े थे। इन्हें भी बहुत मज़ा आ रहा था। यानलू शाओनिंग के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। वो उसके साथ अपनी बहुत सारी बातें शेयर करती है। राइड पे चढ़े रहते वक्त कोई अपनी गर्लफ्रेंड को आई लव यू कह रहा था तो शाओबेई भी लिनशन से ज़िद करने लगती है। फिर उतरते वक्त लिनशन उसे किस करते हुए आई लव यू कहता है। उसके बाद फिर से दोनों की रोमांस शुरू हो जाती है। लिनशन ने शाओबेई का कप अपने पास रखना चाहा था, उसी बारे में शाओबेई उसे चिढ़ाने लगती है। दोनों मिलके यहाँ खूब मस्ती करते हैं। अगले दिन शाओबेई लिनशन के मॉम को देखने आई थी। जाते वक्त बारिश होने लगती है तो वो स्टोर में छाता खरीदने आती है। वहीं से वो विलेन भी निकलता है। पेमेंट करते वक्त उसे अपना फ़ोन नहीं मिल रहा था। वहाँ नर्स के जाते ही वो विलेन हॉस्पिटल का सारा लाइट बंद कर देता है। शाओबेई स्टोर के फ़ोन से अपने फ़ोन पे कॉल करती है, पर वो विलेन कॉल काट देता है और फिर अपना काम करके चला भी जाता है। शाओबेई अपना फ़ोन लेने फिर से हॉस्पिटल आ रही थी। रूम में आते ही वो लिनशन के मॉम को ऐसे देखती है। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। विलेन दूर से सब देख रहा था। डॉक्टर के ट्रीटमेंट करते करते लिनशन भी चला आता है। अगले दिन नर्स शाओबेई को ऐसे देख के कहती है वो बहुत लकी है जो उसे इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली। फिर लिनशन शाओबेई की केयर करने लगता है। थोड़ी देर बाद अचानक से शाओबेई को लिनशन की मॉम की उंगलियों की हलचल नज़र में आती है। वो पहले लिनशन को दिखा के डॉक्टर को बुलाने जाती है। इतने सालों के बाद उसके मॉम को होश आया था।
ज़ाहिर सी बात थी, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल पल था। शाओ बेई भी उसके लिए बहुत खुश थी। बाद में लिनशन अपनी मॉम को बाहर सैर करवाने ले आता है। उसकी मॉम के लिए भी ये पल बहुत ख़ास थी। अगले दिन शाओ बेई आके लिनशन की मॉम को चलने में मदद करती है। शाओ बेई उन्हें जो खाने के लिए देती है उसे खा के उन्हें कुछ याद आ जाता है और वो शाओ बेई को एक जगह पे ले जाने के लिए बोलती है। लिनशन की तरह ही वो भी गाड़ी में उठने से डर रही थी। बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल के वो गाड़ी में बैठती है। शाओ बेई उन्हें मार्केट ले आती है। लिनशन की मॉम के लिए कुछ भी बदला नहीं था। आज भी मार्केट वैसा ही था जैसा उनके कोमा में जाने से पहले था। लिनशन को बचपन में ये वाली कैंडी खाने का बहुत मन था, पर उसकी मॉम खरीद के नहीं देती थी क्योंकि इससे उसके दांतों में प्रॉब्लम हो सकती थी। इसीलिए आज वो अपने बेटे के लिए शुगर कैंडी लेके आती है। बाद में शाओ बेई कहती है उसे आंटी से पता चला कि वो क्यों गाड़ी में चढ़ने से डरता है। शाओ बेई लिनशन को फिर से हिप्नोटाइज होने में मदद करती है। लिनशन को अपना घर दिखता है और सामने एक दरवाज़ा। शाओ बेई के बहुत बार कहने पे वो उस दरवाजे को खोलने जाता है, पर उसके सामने और एक दरवाज़ा चला आता है और इसी तरह से बार बार उसके सामने दरवाज़ा आने लगता है। लिनशन ज़्यादा देर तक हिप्नोटाइज नहीं रह पाता था क्योंकि उसे आगे का प्रोसेस पता होता है, तो वो हिप्नोटाइज नहीं हो पाता। अगले दिन शाओ बेई शाओनिंग से यानलू के बारे में डिस्कस कर रही थी। लिनशन उन्हें बात करते देख चला जाता है। वो तो शाओनिंग से भी जल रहा था। दोनों में मीठी वाली नोक झोंक शुरू ही हुआ था, पर ऐसे में शाओ बेई के पास लिनशन के मॉम के हॉस्पिटल से फ़ोन आता है।